मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोजोन इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज के दिन हमारा फोकस रहने वाला है 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज पे, और इन तीनों कंपनीज में दोस्तों एक चीज़ कॉमन है, इन तीनों कंपनीज के करंट वैल्यूएशंस काफ़ी चीप हैं। इसके अलावा दोस्तों सेकंड रीज़न है इन तीन कंपनीज को सेलेक्ट करने का, ये तीनों कंपनीज करंटली ऐसी इंडस्ट्रीज में इस टाइम पे काम कर रही हैं जिन इंडस्ट्रीज में हमें टेलविंड्स देखने को मिल रही हैं। इन तीन कंपनीज की दोस्तों थीम रहेगी आज के दिन डाटा सेंटर और पावर की। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी पूछने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को कुछ स्पेशल कंटेंट देखना है जो सिर्फ मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको अलग अलग ट्रेड्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। इसमें से आप कोई सी मेंबरशिप लेंगे, आप सारे कंटेंट को यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। तो मेनली दोस्तों मेंबर्स ओनली कंटेंट में मैं फोकस करता हूँ डिटेल एनालिसिस की वीडियोस में। इसके अंदर मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ। दोस्तों, मैंने 5-6 दिनों पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल एनालिसिस किया था और ये मेंबर्स ओनली वीडियो थी। अगर आप यहाँ पे थंबनेल में चेकआउट करें, ये डिफेंस और एरोस्पेस की कंपनी है। इसके अलावा ये कंपनी ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी शानदार तरीके से काम कर रही है। तो आप इस इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। इसके अलावा दोस्तों लास्ट 1 मंथ में भी आपको इस तरह की 6-7 इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जो स्पेशली मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट किए हैं। तो आप उन सारी वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हैं। उन वीडियोस को एक्सेस करने के लिए आपको मेंबर्स ओनली टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। मेंबर्स ओनली टैब के अंदर आपको ये सारी वीडियोस एक साथ देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोग को मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट पे क्लिक कीजिए। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है, इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको कुछ खास एडवांटेज बताई चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा मेरे चैनल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबरशिप और है, इसका नाम है प्लेटिनम इन्वेस्टर मेंबरशिप। वो मेंबरशिप लेने के बाद आप लोग डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मेरी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों हमने बात की मेंबर्स ओनली कंटेंट की। इसके अलावा जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, एक बार दोबारा से बता दूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर था एनालिसिस की शुरुआत करने से पहले। अब हम सीधे चलते हैं आज की हमारी 3 कंपनीज में। तो आज की हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है डायनामिक केबल्स। आप सब लोग को पता है दोस्तों, करंटली चाहे पावर इंडस्ट्री हो गई, एआई डाटा सेंटर हो गया, सबके अंदर केबल्स का इस्तेमाल काफ़ी बड़े तरीके से बढ़ रहा है। तो पावर सेक्टर एज अ होल काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर हमें काफ़ी अच्छी टेलविंड्स देखने को मिल रही हैं। तो वैसे तो दोस्तों मैंने आपके लिए डायनामिक केबल्स के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पहले से पोस्ट कर रखी है। अगर आप कंपनी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर भी आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चेकआउट कराऊंगा कंपनी की। अगर आप देखें दोस्तों, डायनामिक केबल इस टाइम पे मैन्युफैक्चरर है पावर इंफ्रा केबल्स का, जिसके अंदर इंक्लूडेड है एलटी केबल, एचटी केबल और ईएचवीसी केबल्स। इसके अलावा कंपनी पावर कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन केबल बनाती है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रियल केबल्स बनाती है, सोलर केबल्स बनाती है और रेलवे सिग्नलिंग केबल बनाती है। कंपनी सप्लाई करती है दोस्तों केबल्स गवर्नमेंट डिस्कॉम्स को, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को और प्राइवेट ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स को। साथ में कंपनी के इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट क्लाइंट्स भी हैं। कंपनी की करंटली दोस्तों 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और काफ़ी शानदार तरीके से कंपनी इन फैसिलिटीज़ के थ्रू एक्सपोर्ट करती है। और केबल्स के अलावा दोस्तों कंपनी कंडक्टर्स भी मैन्युफैक्चर करती है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कंपनी के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पर दोस्तों अगर आप चेकआउट करें दोबारा से ओवरव्यू, तो करंटली एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है कंपनी पावर केबल्स की इंडिया में। और पावर केबल्स दोस्तों काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही हैं क्योंकि इंडिया के अंदर करंटली पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काफ़ी बड़ा केपेक्स हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का पिछले 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है इस इंडस्ट्री में काम करने का। कंपनी के पास सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के अप्रूवल है। यहाँ पे कंपनी सप्लाई करती है सारे मेजर यूटिलिटीज़ को और एंड यूज़र को। इसके अलावा कंपनी आपको दोनों में लिस्टेड दिखेगी एनएससी और बीएससी के अंदर। कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 27 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20 का है। साथ में कंपनी की दोस्तों एक डेडिकेटेड लैब है और क्वालिटी टेस्टिंग और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और जैसे मैंने आपको बताया 43+ कंट्रीज़ में कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है। अब हम चेकआउट करें दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ में कंपनी एक्सपोर्ट करी है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस दिखेगी कंपनी की, एशिया में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में। यहाँ पे अगर मैं आपको सारी कंट्रीज चेकआउट कराऊँ
तो यहाँ पे आपको अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेनाइन, भूटान, बुर्किना फासो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, इथोपिया, गबोन, गाम्बिया, घाना, इराक, इंडिया, जॉर्डन, केन्या, लाओस, लिबिया, लाइबेरिया, माली, मॉरिशियस, मोजम्बिक, म्यांमार, नेपाल, नाइजीरिया, फिलीपींस, रवांडा, सेनेगल, सिएरा लियोन, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, सीरिया, तंजानिया, टोगो, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ट्यूनीशिया, उगांडा, यूएसए, येमन, जाम्बिया और ज़ानिबार। ये सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज दिख रही हैं जो काफ़ी शानदार तरीके से एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कंटिनेंट्स में फैली हुई हैं। तो मैंने आपको कंपनी का ग्लोबल फुटप्रिंट चेकआउट करा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट की रेंज को। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें अलग अलग पावर केबल्स कंपनी की 66 kV की पावर केबल, MV पावर केबल, MV एरियल बंच केबल्स, LV कॉपर आर्मर केबल, LV पावर केबल, LV कॉपर ट्विन वायर केबल, इसके अलावा LV एल्यूमिनियम मल्टी कोर FRLS केबल, LV एल्यूमिनियम अनआर्मर्ड पावर केबल, MV सिंगल कोर एल्यूमिनियम आर्मर्ड पावर केबल, LV कॉपर कंट्रोल केबल, LV एल्यूमिनियम फ्लैट केबल, रेलवे सिग्नलिंग केबल, इसके अलावा UL केबल, सोलर पावर AC/DC केबल्स, हाउसिंग वायर, फायर सर्वाइवल केबल, AL59 कंडक्टर, MV कवर्ड कंडक्टर, इसके अलावा AA और AAA कंडक्टर्स, ACRS कंडक्टर्स और बेयर कॉपर कंडक्टर्स। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की प्रोडक्ट रेंज चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लियरली चेकआउट कर सकते हैं जितनी भी आप बड़ी कंपनी इमेजिन कर सकते हैं सब इसकी क्लाइंट है। टाटा पावर हो गई, गोदरेज हो गई, वोल्टास हो गई, इसके अलावा यहाँ पे GE वर्नोवा हो गई, ABB जैसी कंपनियाँ हो गई, KEC इंटरनेशनल हो गई, अमराजा बैटरीज हो गई, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, NPCL, स्टर्लिंग एंड विल्सन। इस तरह की आपको काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी दिखेंगी जिसको कंपनी इस टाइम पे सर्व कर रही है। तो दोस्तों मैं बताता है कंपनी कितनी शानदार तरीके से पावर इंडस्ट्री के अंदर सर्व कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को। तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे Q4 में रिजल्ट पोस्ट किए हैं जो काफ़ी डिसेंट दिखे हैं। 7% की सेल्स इसकी अप थी, एबिट में 10% का इंक्रीज था, नेट प्रॉफिट आपको बस 3% आप दिखेंगे, जिसके कारण अर्निंग पर शेयर भी 3% इंक्रीज था। लेकिन दोस्तों आंकड़े ईयर ऑन ईयर बेस पे है, यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे आपको ज़्यादा बेटर चेंज आता हुआ दिखा है। अगर आप चेकआउट करें क्वार्टरली बेस पे 299 करोड़ से कंपनी की सेल्स इंक्रीज होकर 355 करोड़ की हुई थी। यहाँ पे एबिट 34 करोड़ से इंक्रीज होकर 37 करोड़, नेट प्रॉफिट 22 करोड़ से इंक्रीज होकर 24 करोड़ और अर्निंग पर शेयर 4.63 रुपीज से इंक्रीज होकर 4.99 करोड़। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशंस पहले से काफ़ी चीप हैं और साथ में कंपनी जो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रही है वो एक्सपेंशन कंपनी की यहाँ पे ग्रोथ में और भी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा। अगर मैं आपको चेकआउट कराऊँ यहाँ पे प्रोग्रेस जो रही है इस टाइम पे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसकी की हाईलाइट अगर आप देखें दोस्तों, ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड प्लांट है यहाँ पे, सपोर्टेड बाय ई-बीम टेक्नोलॉजी, पंजेबल केबल और वायर की कैपेसिटी यहाँ पे। इसकी टाइम लाइन अगर आप चेकआउट करें तो यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन आपको सितंबर 2027 में होता दिखेगा और ये कैपेसिटी आपको अवेलेबल होती दिखेगी पीक सीजन डिमांड में। तो एक्सपेंशन दोस्तों कंपनी के फ्यूचर में काफ़ी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं करंटली कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशंस। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप 1500 करोड़ की है। अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। स्टॉक का P 18.2 का है, इंडस्ट्री का P 25 का है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इंडस्ट्री के मुकाबले स्टॉक का जो P रेशियो है आपको काफ़ी कम दिखेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.7 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.3 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 21.4% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 40% की है, 39.8 प्रिसाइजली। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 का है, तो डेट से रिलेटेड भी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे काफ़ी छोटी मार्केट कैप होने के बाद भी कंपनी के रिटर्न रेशियो काफ़ी अच्छा है, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, कंपनी में कोई डेट नहीं है और करंट वैल्यूएशंस इंडस्ट्री के एवरेज से काफ़ी नीचे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो वैसे तो दोस्तों जनरली इतनी छोटी कंपनीज में आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में ज़्यादा FISDs की होल्डिंग नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पे रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं। अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो ये कंसिस्टेंट है, काफ़ी हाई लेवल पे है, जो करीबन आपको 68.18% की दिखेगी। लेकिन दिसंबर से मार्च में दोस्तों FISDs ने अपनी होल्डिंग को कंपनी में इंक्रीज़ किया है। अगर आप देखें दिसंबर में FIS की होल्डिंग 0.53% की थी, जो इंक्रीज होकर लगभग 1% की होती दिख रही है, 0.90 प्रिसाइजली। इसके अलावा अगर आप DIs की होल्डिंग देखें तो 1.03% से इंक्रीज होकर 1.27% की भी है मार्च 26 में। तो यहाँ पर दोस्तों लगातार FISDs अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करना है। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई आज की हमारी पहली इंपॉर्टेंट कंपनी। तो इन सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज है दोस्तों जो गाइडेंस दी है यहाँ पे फ्यूचर की ग्रोथ को लेके, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में चेकआउट कराऊंगा सबकी एक साथ। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी है वीवेना पावर लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी में एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। इस कंपनी की SME से मेन बोर्ड में लिस्टिंग हुई है रिसेंटली, और आप सब लोग को पता है दोस्तों जब भी किसी कंपनी की SME से मेन बोर्ड में लिस्टिंग होती है तो उसके अंदर लिक्विडिटी बढ़ती है। तो आप लोगों को लगातार इन सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को भी ट्रैक करना है। इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी के ऊपर भी मैं आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, तो अगर आपको कंपनी के बारे में डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम कंपनी का यहाँ पे बेसिक ओवरव्यू करें तो वीवेना पावर इस टाइम पे एंगेज्ड है बिजनेस में पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के। साथ में कंपनी इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल, EPC प्रोजेक्ट्स करती है। साथ में कंपनी प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज,
जिसके अंदर आपको दिखेंगी यहाँ पे सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और पावर ट्रांसमिशन लाइन की सर्विसेज, डेवलपमेंट ऑफ EHV सबस्टेशंस, इसके अलावा पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, अंडरग्राउंड केबल लेइंग, अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम्स। साथ में दोस्तों कंपनी ने एंट्री ली यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सोल्यूशंस के अंदर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर, जो अनेबल करेगा कंपनी को इंटीग्रेट करने के लिए मल्टी एनर्जी इकोसिस्टम। तो दोस्तों कंपनी करेंटली कैटर करती है यहाँ पे पावर यूटिलिटीज को, उसके अलावा प्राइवेट पावर एंटिटीज को, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स को, और कंपनी एक्वायर करी है प्रोजेक्ट्स थ्रू ओपन बिडिंग एज वेल एज प्रेफरेंशियल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स विद EPC ड्रिवन बिजनेस मॉडल। कंपनी करेंटली अपने बिजनेस को स्ट्रक्चर करी है दो इंपॉर्टेंट की वर्टिकल्स में, सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी मटेरियल और इक्विपमेंट्स, इसके अलावा सर्विस एक्सीलेंस थ्रू इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको पहले चेकआउट करा चुका हूँ, कंपनी ने ट्रांसफार्मर बनाने की शुरुआत भी कर दी थी और कंपनी के ट्रांसफार्मर्स की कैपेसिटी आपको आने वाले सालों में काफी बड़े तरीके से इंक्रीज होती दिखेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कोर ऑफरिंग को कंपनी की। तो यहाँ पे आपको कोर ऑफरिंग में दिखेगी पावर ट्रांसमिशन लाइन्स, EHVC सबस्टेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट, अंडरग्राउंड केबल लेइंग, मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन सिस्टम्स, लेवलाइजनिंग विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज और यूटिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। और जैसा मैं आपको दोस्तों कई बार पहले भी बता चुका हूँ, इंडिया में करंटली पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर टेलमेट्स देखने को मिल रही है आपको, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी शानदार तरीके से केपेक्स कर रही है। और जिस हिसाब से दोस्तों बाकी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है इंडिया के अंदर, जैसे डाटा सेंटर की इंडस्ट्री हो गई, उनको भी पावर की काफ़ी ज़रूरत है। तो इंडिया के अंदर जो पावर का अपग्रेडेशन है आप कह सकते हैं नेसेसरी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे टर्न ओवर ग्रोथ कंपनी की ओवर द ईयर्स, और यहाँ पे फ्यूचर के प्रोजेक्शन कंपनी के किस हिसाब से देखते हैं। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में से ली गई है। अगर आप चेकआउट कीजिए FY26 में कंपनी ने यहाँ पे 550 करोड़ से प्लस के यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किए हैं, और FY27 में कंपनी प्रेडिक्ट करी है 900 करोड़ प्लस का, FY28 में 1300 करोड़ प्लस का। तो यहाँ पे काफ़ी शानदार तरीके से कंपनी कह रही है कि फ्यूचर में भी ग्रो करेगी है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखिए इसके CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कंपनी का कहना है 64.43% का रहने वाला है आने वाले सालों में भी। यहाँ पे एक्सपेक्टेड दोस्तों पैट मार्जिन है ये कंपनी के मुताबिक यहाँ पे रहेंगे 9 से 10% के आसपास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे जो रिसेंटली कंपनी ने एंट्री ली है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के अंदर। ये कंपनी की एंट्री हुई है यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑर्डर जीत के 511 करोड़ के। यहाँ पे पहला ऑर्डर आपको मिलते हुए दिखेगा RVUNL की तरफ से 100 मेगावाट 200 मेगावाट आर का बैटरी एनर्जी सिस्टम्स का राजस्थान में। दूसरा ऑर्डर यहाँ पे आपको GUVNL की तरफ से मिलता हुआ दिखेगा, यह 65 मेगावाट 130 मेगावाट आर बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट गुजरात के अंदर। पहले प्रोजेक्ट की दोस्तों वैल्यू यहाँ पे 302 करोड़ की और दूसरे प्रोजेक्ट की 208 करोड़ की। तो दोस्तों नए प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट करना है कि कंपनी के पास काफ़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के अंदर भी। तो आपको लगातार ट्रैक करना है कि फ्यूचर में कंपनी को इस तरह के कैसे ऑर्डर मिलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी के यहाँ पे रिजल्ट्स को। तो कंपनी ने काफ़ी एक्सेप्शनल रिजल्ट पोस्ट किए थे। अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी की सेल्स 208% की हुई हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे। ये आपको क्लियर दिखाता है कितनी शानदार यहाँ पे डिमांड चल रही है। कंपनी के एबिट आपको यहाँ पे 223% की होते हुए दिखे हैं, कंपनी के नेट प्रॉफिट 245%। तो कंपनी के दोस्तों नेट प्रॉफिट इतने शानदार तरीके से बढ़ने के कारण कंपनी का यहाँ पे आपको अर्निंग पर शेयर भी 241% की होता हुआ दिख रहा है, यानी पिछले साल 12.52% का था और इस साल 42.73% का हो गया है। ये सारे आंकड़े दोस्तों मैंने आपको जो बताया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हैं, लेकिन कंपनी यहाँ पे H2 H1 के बेसिस पे रिजल्ट पोस्ट करती थी। तो हमने कंपेयर किया यहाँ पे हाफ ईयरली बेसिस पे जो मार्च के रिजल्ट है 2025 में, उनको यहाँ पे हाफ ईयरली बेसिस पे जो मार्च 2026 के रिजल्ट है इनसे। और दोस्तों इतने शानदार रिजल्ट आने के कारण अर्निंग पर शेयर बढ़ने के कारण कंपनी के वैल्यूएशन काफ़ी चीप होते हुए दिख रहे हैं। तो मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे करंटली कंपनी की मार्केट कैप 328 करोड़ की है, तो अभी भी एक माइक्रो कैप कंपनी है। स्टॉक का भी दोस्तों काफ़ी कम हो गया है 16.5 का। इंडस्ट्री का भी आपको 17 के आसपास का दिखेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कंपनी जिस हिसाब से देखे अपने बिजनेस में चेंज करी है, कंपनी पावर ट्रांसमिशन के अंदर जा रही है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के अंदर जा रही है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री पी है प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे कंपनी की जो कंपोजिशन में चेंज हो रहा है उसके कारण यहाँ पे कंपनी आपको हायर वैल्यूएशन कमांड करती हुई दिख सकती है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 50.7 का है, रिटर्न इक्विटी 57.2 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 140% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 155% की है। तो काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से फास्ट स्पीड से ग्रो करी कंपनी। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों 0.81 का है, जो अंडर कंट्रोल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो कंपनी के दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगा, खासकर प्रमोटर की होल्डिंग जो आपको 70.60% की दिख रही है, जो यहाँ पे आपको पिछले हाफ ईयरली बेसिस के मुकाबले इंक्रीज होती दिख रही है। सितंबर 25 में 70.28% की थी, इंक्रीज होकर यहाँ पे 70.63% की हुई है। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी छोटे साइज की माइक्रो कैप है, और यहाँ पे कुछ ही दिनों पहले कंपनी की लिस्टिंग हुई है मेन बोर्ड में। इसके कारण आपको FIS की होल्डिंग काफ़ी कम देखने को मिलेगी। FIS की तो 0% की होल्डिंग है और DIS की यहाँ पे 0.03% की। तो हम देखेंगे दोस्तों किस हिसाब से यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे मेन बोर्ड में लिस्टिंग हुई है, और यहाँ पे उसके बाद FIS DIS किस हिसाब से एंटर करते हैं कंपनी में। लिक्विडिटी बढ़ना दोस्तों आपको क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखें सितंबर 25 में 2200 के आसपास कंपनी के शेयर होल्डर हैं,
और यहाँ पे आप 2755 के आसपास पहुंच चुके हैं। और आने वाले क्वार्टर्स में दोस्तों मेन बोर्ड में लिस्टिंग होने के कारण, लिक्विडिटी बढ़ने के कारण आपको ट्रैक करना है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी के कैसे इंक्रीज होते हैं। तो ये दोस्तों आज की हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी थी जिसके वैल्यूएशन हमें काफी चीप दिखते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी है DSSL यानी डायनेकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों एक सिस्टम इंटीग्रेटर है, आप कह सकते हैं प्रॉक्सी है डाटा सेंटर इंडस्ट्री के लिए। तो डायनेकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशन लिमिटेड दोस्तों इस टाइम पे एक IT कंपनी है जिसके हेडक्वार्टर आपको मुंबई में दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1995 में। डायनेकॉन अंडरटेक करता है ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू IT इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, कंसल्टिंग सर्विसेज, टर्नकी सिस्टम इंटीग्रेशन, लार्ज नेटवर्क्स और डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ एसोसिएट इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, ऑन साइट एंड रिमोट फैसिलिटीज मैनेजमेंट ऑफ मल्टी लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डोमेस्टिक क्लाइंट्स। कंपनी ने बिल्ड किया दोस्तों स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस को, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट कंपिटेंट सर्विस प्रोवाइड करके डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ दोस्तों कंपनी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो अगर आप चेकआउट करें कंपनी की ऑफरिंग्स, तो सिस्टम इंटीग्रेशन आएगा इसके अंदर, डाटा सेंटर सोल्यूशंस आएंगे, वर्क प्लेस सोल्यूशंस आएंगे, सिक्योरिटी और सर्वेलेंस सोल्यूशंस आएंगे, इसके अलावा नेटवर्क सोल्यूशंस आएंगे और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन आएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप चेकआउट करें मैनेज सर्विस के अंदर, तो आपको डाटा सेंटर मैनेजमेंट दिखेगा, नेटवर्क मैनेजमेंट दिखेगा, सर्विस डेस्क दिखेगा, मैनेजमेंट सिक्योरिटी दिखेगी, क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करी कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट करी है, IT स्टाफ ऑगमेंटेशन करी है और वेंडर मैनेजमेंट करी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैनेज सर्विसेज है कंपनी की जो कंपनी कर रही है करंटली। इसके अलावा दोस्तों जैसा मैंने आपको पिछली प्रीवियस 2 कंपनियों में बताया, इस कंपनी के ऊपर भी मैं आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो पहले पोस्ट कर चुका हूँ। तो अगर आप कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। जितनी भी मैंने इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की अपने चैनल पे, वो आपको मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस क्वार्टरली बेस पे। तो कंपनी की सेल्स में आपको काफी इंक्रीज आता हुआ दिखा है, 22% का, एबिट में 23% का और प्रॉफिट में 5% का, जिसके कारण अर्निंग पर शेयर भी 5% इंक्रीज हुआ है। लेकिन रिसेंटली दोस्तों 2026 में कंपनी को काफी बड़े ऑर्डर मिले हैं जो हमें इंडिकेट करता है यहाँ पे कि फ्यूचर की ग्रोथ काफी एक्सेप्शनल रह सकती है। अगर आप चेकआउट करें दोस्तों नेक्स्ट पार्ट को, यहाँ पे मैं आपको चेकआउट कराता हूँ कंपनी की मार्केट कैप और वैल्यूएशंस। करंटली आपको कंपनी की मार्केट कैप दिखेगी 1636 करोड़ की, स्टॉक का भी 19.3 का, इंडस्ट्री का भी 24 का। तो इंडस्ट्री के मुकाबले भी दोस्तों कंपनी के करंट वैल्यूएशन चीप है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.7 का, रिटर्न ऑन इक्विटी 31.1 का, पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 21% की, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 36% की। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए डेट टू इक्विटी रेशो 0.75 का है, यानी डेट से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जैसे प्रीवियसली 2 कंपनी यहाँ पे पावर इंडस्ट्री के अंदर काम करी थी, पावर इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और टेलविंड्स भी हैं। सिमिलरली आपको डाटा सेंटर क्लाउड सर्विसेज के अंदर भी काफ़ी अच्छी टेलविंड्स देखने को मिल रही हैं। इसलिए आपको यहाँ पे डायनेकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड जैसी कंपनियों को स्टडी करना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए यहाँ पे आपको प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी सॉलिड दिखेगी 60% की। इसके अलावा अगर FIIs की होल्डिंग देखें तो रिसेंटली इंक्रीज हुई है, यहाँ पे मार्च में 0.34% से 0.37%। सिमिलरली DIs की होल्डिंग भी हल्की सी इंक्रीज हुई है 0.26% से 0.30%। तो यहाँ पे दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्लोली FIIs DIs अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं कंपनी में। इसके अलावा दोस्तों रिसेंटली कंपनी में टोटल शेयर होल्डर्स भी आपको इस क्वार्टर में बढ़ते हुए दिखे हैं 42,000 से 43,000। अब मैं आपको दोस्तों कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराता हूँ। अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे रिसेंटली कंपनी को काफ़ी बड़े ऑर्डर मिले हैं और इन्हीं चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है दोस्तों आपको, क्योंकि टेलविंड्स इतनी बढ़िया चल रही है डाटा सेंटर की इंडस्ट्री में कि आपको डाटा सेंटर इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनीज है इनको लगातार काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिलते हुए दिखेंगे। अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों जून 26 में यहाँ पे कंपनी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑर्डर मिला है 125 करोड़ का। तो ये काफ़ी रिसेंट ऑर्डर है जो आपको इसी मंथ मिलते हुए दिखा है। ये 5 साल का दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड एक्सपेंशन का ऑर्डर है। इसके अंदर आपको कंटेनराइजेशन दिखेगा एंड NVIDIA H200 Blackwell GPU सर्वर दिखेगा फॉर AI और ML वर्कलोड्स। इसके बाद दोस्तों RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कंपनी को मई 26 में 750 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये काफ़ी दोस्तों बड़े साइज का ऑर्डर है, क्योंकि दोस्तों करंटली मार्च 26 की कंपनी की पूरे साल की जो सेल्स है वो खाली 1400 करोड़ की थी और उसके हाफ का ऑर्डर तो कंपनी को अभी से मिलता हुआ दिख गया आपको मई 26 में। यहाँ पर दोस्तों प्राइवेट क्लाउड या इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑर्डर है अक्रॉस RBI डाटा सेंटर्स इंक्लूडिंग न्यू ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर इन भुवनेश्वर। ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों जो कवर करता है सप्लाई, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस को भी। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह की कंपनी को इसलिए भी फायदा होता है क्योंकि इनके पास मेंटेनेंस के ऑर्डर होते हैं, तो लगातार यहाँ पे रिकरिंग रेवेन्यू होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पंजाब और सिंध बैंक के अंदर से आपको 109 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को इसी साल मिलते हुए दिखा है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की तरफ से EPR सॉल्यूशंस और डिवाइस एज सर्विस का ऑर्डर मिला है कंपनी को। यहाँ पे प्रोजेक्ट की वर्थ है 75 करोड़ के आसपास की। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यानी SBI की तरफ से 62 करोड़ का ऑर्डर मिला है कंपनी को और HD वाइड एरिया नेटवर्क सॉल्यूशंस। इसके अलावा LIC की तरफ से कंपनी को ऑर्डर मिला है यहाँ पे डिजिटल वर्क प्लेस सोल्यूशंस का। ये कॉन्ट्रैक्ट की वर्थ है 138 करोड़ की। अदर नोटेबल विन्स है दोस्तों कनारा बैंक की तरफ से डाटा सेंटर से रिलेटेड और मल्टीपल यहाँ पे BFSI ऑर्डर्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं इसी साल कंपनी को कितने शानदार ऑर्डर मिले हैं।
अगर आप यहाँ पे कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक को चेकआउट करें तो आपको क्लियरली दिखेगा एज ऑफ मई अर्ली जून 2026 जो DSSL लिमिटेड है इसकी ऑर्डर बुक स्टैंड करती है 3000 करोड़ की। और कंपनी के दोस्तों मार्च 26 के पूरे साल के जो रेवेन्यू है 1400 करोड़ के हैं। तो ये ऑर्डर बुक दोस्तों क्लियरली यहाँ पे कंपनी को प्रोवाइड करती हुई दिख रही है 1 से 2 साल की यहाँ पे रेवेन्यू की विजिबिलिटी। इसके अलावा जो ऑर्डर बुक की पाइपलाइन है दोस्तों ये भी काफ़ी स्ट्रॉग है। ऑर्डर यहाँ पे वेल डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस बैंकिंग, गवर्नमेंट, एंटरप्राइज सेगमेंट और मल्टी एरिया एग्जीक्यूशन है इनका। और ये ऑर्डर विंस दोस्तों कंपनी को मिली यहाँ पे स्ट्रांगली हाई ग्रोथ एरियाज के अंदर, जैसे प्राइवेट क्लाउड हो गया, AI इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और कोर यहाँ पे बैंकिंग मॉडर्नाइजेशन। तो आप लोग को दोस्तों इस कंपनी को भी स्टडी करना चाहिए डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के टेलविंड्स को देखते हुए। अब हम चलते हैं दोस्तों आज के एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे इन तीनों कंपनीज के जो मैनेजमेंट है इन्होंने गाइडेंस क्या दी है। सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं डायनेमिक के वेल्थ के मैनेजमेंट की गाइडेंस। तो मैनेजमेंट दोस्तों टारगेट करना है यहाँ पे 18 से 20% की मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू की ग्रोथ, बैक बाय पावर इंफ्रा टेलमेंट्स, रिन्यूएबल अंडरग्राउंड केबलिंग के अंदर है जो, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर है। नया प्लांट दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए सितंबर 2026 से, जिसको आप H2 FY27 कह सकते हैं। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात है दोस्तों, सितंबर में आपको नए प्लांट्स का प्रोडक्शन होता दिखेगा जो सपोर्ट करेगा स्केलिंग और साथ पे कंपनी के पास यहाँ पे हेल्दी ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप वीवेना पावरटेक का देखें तो FY26 में कंपनी ने जो गाइड किए थे रेवेन्यू उसको पूरा किया है 550 करोड़ के, और FY26 में कंपनी ने जो रेवेन्यू गाइड किए थे उससे ऊपर परफॉर्म किया है। कंपनी के रेवेन्यू आपको 550 करोड़ प्लस के दिखेंगे। यहाँ पे 150% की ग्रोथ थी कंपनी के रेवेन्यू में। इसके अलावा दोस्तों FY27 में कंपनी ने गाइड किया है 850 करोड़ के रेवेन्यू यानी 55% की ग्रोथ। तो FY27 दोस्तों एक्सीड कर सकते हैं यहाँ पे 100% ऑन एग्जीक्यूशन। H2 हैवी होता है क्योंकि बिजनेस और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है कंपनी की। करंटली कंपनी की ऑर्डर बुक आपको 1400 करोड़ के आसपास की दिख रही है एज ऑफ दिसंबर 2025, और कंपनी के रेवेन्यू FY26 के 500 करोड़ के आसपास के थे। तो आप कह सकते हैं लगभग यहाँ पे 2.5 से 3 गुना कंपनी की ऑर्डर बुक है कंपनी के रेवेन्यूज के मुकाबले, जो कंपनी को प्रोवाइड करती है यहाँ पे फ्यूचर की रेवेन्यू विजिबिलिटी। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको पता है पावर इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी अच्छी टेलविंड्स देखने को मिल रही है, खासकर पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। और कंपनी ने एंट्री ली है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में भी, जिसमें कंपनी को 2 नए ऑर्डर मिले हैं। तो यहाँ पे जो बिडिंग पाइपलाइन है ये भी कंपनी के लिए काफ़ी स्ट्रॉग है। इसके बाद दोस्तों अगर आप DSSL को देखें जो मैं आपको ऑलरेडी चेकआउट करा चुका हूँ, 3000 करोड़ के आसपास की कंपनी की ऑर्डर बुक है इस टाइम पे। साथ में कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग बिडिंग पाइपलाइन है। कंपनी का फोकस है एग्जीक्यूशन पे, लार्ज IT सिस्टम इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स पे, डाटा सेंटर के, क्लाउड के और BFSI के। और हमें करंटली डाटा सेंटर इंडस्ट्री के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे DSSL ने कोई स्पेसिफिक परसेंटेज के टर्म्स में या कोई न्यूमेरिकल गाइडेंस प्रोवाइड नहीं की है। तो ये दोस्तों आज की हमारी 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज की गाइडेंस थी। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। होप करता हूँ आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।